नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं स्पोर्ट्स कमेंटेटर शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु, सुनने वालों को भी नमस्कार। शिवेंद्र, से पहले कि विभिन्न खेल खबरों पर आपसे चर्चा शुरू करें, आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। और हेडलाइन शुरू करने से पहले अपने श्रोताओं को हम बता देते हैं कि वर्षांत जो एयर हंड्रेड चल रहा है हमारे खेलों के बारे में, आज बारी है वेट लिफ्टिंग की और कार्यक्रम के बीच में उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रीलंका के साथ टी20 और एक दूसरे क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम घोषित। न्यूजीलैंड के साथ मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में। और विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत की बी सविता श्री ने महिला वर्ग में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 3 जनवरी से शुरू हो रहे श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, जबकि सूर्य कुमार यादव उप कप्तान होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 टीम का हिस्सा नहीं है। रोहित अंगूठे में लगी चोट से उबरने के बाद 3 एक दिवसीय श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। हार्दिक पांड्या एक दिवसीय टीम में उप कप्तान होंगे। कोहली को टी20 श्रृंखला के लिए आराम दिया गया है, वे 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलेंगे। शिवम मावी और मुकेश कुमार को पहली बार भारतीय टी20 टीम में शामिल किया गया है। सबसे पहली बात, टी20 टीम में हार्दिक पांड्या कप्तान बनाया गया है, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। सूर्य कुमार यादव उप कप्तान होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को टी20 टीम का ये हिस्सा नहीं है, उनको विश्राम दिया गया है। तो कुल मिलाकर क्या ये माना जा सकता है कि भारत जो है अगले विश्व कप की तैयारी कर रहा है और उसके लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद उनके सीन में नहीं है? दरअसल अभी टी20 वर्ल्ड कप समाप्त हुआ। अब फोकस ऑफ अटेंशन, जैसे आप कह रहे हैं हिमांशु, की वर्ल्ड कप की ओर है 50-50 ओवर के फॉर्मेट का। 2011 में लास्ट टाइम हम अपने यहाँ ही जब वर्ल्ड कप मुकाबला हुआ था वहां जीते थे और बहुत काफी हाई स्टेक्स हैं इसमें। और हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा भी हाल ही में इंजर्ड रहे, विराट कोहली भी। ये ऐसे खिलाड़ी हैं तो तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो शायद एक जो मैनेजमेंट है कि जो इनका टाइम मैनेजमेंट है और जो नंबर ऑफ मैचेस कितने खेलने हैं, वर्ल्ड कप के पहले कैसे आगे बढ़ना है, शायद मेरे ख्याल से जो प्लानिंग है उसी को ध्यान में रख के हो रही है। बिल्कुल सही आप इशारा कर रहे हैं इस ओर, क्योंकि देखिए टी20 विश्व कप या टी20 मुकाबले ऐसा नहीं है कि उसमें हारने के लिए भारतीय टीम खेलेगी, लेकिन जो प्रायोरिटी है, अब फोकस ऑफ अटेंशन वो होगा 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप। शायद यही रीजन हो सकता है। जी बिल्कुल। और टी20 श्रृंखला के लिए हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं, कोई डाउट इसमें नहीं था, लोगों को उम्मीद की जा रही थी। सूर्य कुमार यादव उप कप्तान होंगे, इसका और आपका टेक? सूर्य कुमार यादव अपनी बल्लेबाजी से मेस्मराइज कर रहे हैं सारे जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं और भारतीय प्रशंसक, सारी दुनिया में जो फैंस हैं, वो बिल्कुल ही उनके जो अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स हैं टी20 में उससे आश्चर्यचकित हैं। और उनका उपकप्तान बनाया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। और सूर्य कुमार यादव देखिए उम्र में कोई बहुत छोटे नहीं है, अनुभव उनके पास बहुत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक खिलाड़ी के तौर पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अब एक टीम का जो मैनेजमेंट है उसका हिस्सा बनने की ओर अग्रसर है। दैट इज अ वेलकम स्टेप आई सपोज। जी बिल्कुल। और टी20 टीम की अगर हम बात करें, कप्तान सूर्य कुमार यादव वो कप्तान है, हार्दिक पांड्या कप्तान है। और ऐसे में जो कुछ ऐसा कोई चौंकाने वाले नाम जैसे शिवम मावी और मुकेश कुमार हैं, ये पहली बार टी20 टीम में इनको शामिल किया गया है। दरअसल ये चौंकाने वाला नहीं, ये अच्छी बात है कि शिवम मावी देखिए टी20 में पिछले 5 घरेलू मैच में उन्होंने 19 विकेट लिए हैं, 2 रणजी मैच खेले हैं और 3 लिस्ट ए मैचेस हैं। टी20 में वो 46 मैच खेल चुके हैं और 46 ही विकेट है उनके पास। तो शिवम मावी, और अभी आईपीएल ऑक्शन में भी वो उनका नाम अच्छा खासा सामने आया था। सेम चीज मुकेश के लिए कही जा सकती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो प्लेयर जो डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म कर रहे हैं उनको भारतीय टीम में शामिल किया जा रहा है। अब मेरी एक दुआ ये है कि ये जो 3 मुकाबले होंगे टी20 मुकाबले, जो कि 3, 5 और 7 जनवरी को होंगे, इनमें इन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि 3 जनवरी को पहला मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा, दूसरा मैच 5 जनवरी को पुणे में होगा और तीसरा और अंतिम टी20 मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। और एक दिवसीय क्रिकेट की बात करें तो पहला एक दिवसीय मैच 10 जनवरी को गुवाहाटी में, दूसरा 12 जनवरी को कोलकाता में तथा तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच 15 जनवरी को त्रिवेंद्रम में खेला जाएगा। दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो विकेट कीपर यहां पे कॉमन है ईशान किशन।
केएल राहुल भी हैं वैसे तो वनडे में, लेकिन ईशान किशन एज अ विकेट कीपर T20 में स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के तौर पर आए। देखिए, ईशान किशन का चयन इसलिए लाजमी सा लग रहा है क्योंकि ऋषभ पंत दोनों फॉर्मेट से बाहर हैं और वो थोड़ा परफॉर्म एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाए। डबल सेंचुरी लगाने वाला खिलाड़ी वनडे में अगर शुभमन गिल, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी हैं जिनको शायद बाहर रखना इस समय मुश्किल है। अब शिखर धवन देखिए, वो 37 साल के हो चुके हैं। 2022 में उनका जो प्रदर्शन था, उन्होंने 34 प्लस का उनका एवरेज था। स्ट्राइक रेट वनडे में एक्सपेक्ट किया जाता है कि 100 प्लस होगा, उनको 74 के आसपास। और 2013 में जब उन्होंने वापसी की थी, उसके बाद से ऐसा पहली बार हुआ है 9 साल में कि उनका एवरेज इतना कम है। 37 साल की उम्र हो चुकी, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो कुछ खिलाड़ी हैं जिनके लिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन का मौका है, और शिखर धवन के लिए हालांकि वो कमबैक पर्सनैलिटी हैं, लेकिन वापसी करना आसान तो नहीं होगा, असंभव नहीं लेकिन आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। और उधर मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 15 रन बना लिए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 3 विकेट पर 386 रन से आगे खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 575 रन बनाकर पहली पारी घोषित की और पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 386 रन की बढ़त हासिल है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 189 रन बनाए थे, यानी कि पारी की हार टालने के लिए उनको 371 रन अभी और बनाने हैं। शिकंजे में ले लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। 371 रन बनाने हैं। डीन एल्गर आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं शून्य पर, और वो भी शून्य पर। ब्रिस्बेन में भी वो ऐसे ही आउट हुए थे, उसी तरीके से जैसे आज वो लेग स्टंप के बाहर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का जो कमिटमेंट है उनके प्लेयर्स का, उसकी तारीफ करनी होगी। डेविड वार्नर 200 रन बनाए उन्होंने, तीसरा उनका डबल सेंचुरी। एलेक्स कैरी ने आज 111 का स्कोर किया, जो मैं आपको बताऊं कि फुटबॉल के भी बड़े बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं एलेक्स कैरी, और यहाँ क्रिकेट में भी अपने हाथ दिखा रहे हैं। और मिशेल स्टार्क चोटिल थे, फिर भी प्रभावी रहे। कैमरन ग्रीन भी चोटिल, फिर भी बढ़िया प्रदर्शन। जी बिल्कुल। और उधर कराची की तरफ चलें तो पाकिस्तान के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 440 रन बना लिए थे। केन विलियमसन 105 रन बनाकर क्रीज पर थे। टॉम पैथम ने 113 रन बनाए, जबकि डेवन कॉनवॉय ने 92 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड ने पहली पारी के आधार पर 2 रन की बढ़त हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने पहली पारी 438 रन बनाए थे। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हाल में ही इंग्लैंड जो है पाकिस्तान के साथ खेलकर गई है। 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली है, क्लीन स्वीप उन्होंने किया है। यहां पे हालांकि शुरुआत अच्छी की है पाकिस्तान ने, लेकिन जवाबी जो कार्रवाई है न्यूजीलैंड की तरफ से वो भी बेहतरीन है। अब अगला जो कल का खेल होगा, दरअसल उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। न्यूजीलैंड कोशिश करेंगे कि लीड हासिल करें कम से कम 250 से 250 के आसपास, और फिर मौका दें पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आने का। जी बिल्कुल। और इस बीच टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग भी जारी हो चुकी है, और क्या कुछ इस रैंकिंग में, आइए सुनते हैं रिपोर्ट। आईसीसी की टेस्ट क्रिकेट की बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये पिछले 6 साल में उनकी सबसे खराब टेस्ट रैंकिंग है। इससे पहले नवंबर 2016 में वो इस पायदान पर मौजूद थे। श्रेयस अय्यर ने इस पूरे साल टेस्ट और वनडे क्रिकेट में खूब रन बनाए हैं। श्रेयस ने टेस्ट रैंकिंग में सीधे 10 स्थानों की छलांग लगाते हुए 16वां स्थान हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के मांस लाबुशाने टॉप पर बरकरार हैं। बाबर आजम दूसरे, स्टीव स्मिथ तीसरे, ट्रेविस हेड चौथे और जो रूट 5वें नंबर पर हैं। ऋषभ पंत 6ठे नंबर पर बरकरार हैं। टेस्ट गेंदबाजी में पैट कमिंस शीर्ष पर बरकरार हैं। जेम्स एंडरसन दूसरे, कगिसो रबाडा तीसरे, जसप्रीत बुमराह चौथे, आर अश्विन 5वें, आली रॉबिन्सन 6ठे, शाहीन अफरीदी 7वें, काइल जेमिसन 8वें, मिचेल स्टॉक 9वें और नील वेगनर 10वें नंबर पर हैं। ऑलराउंडर्स में शुरुआती 2 स्थान पर भारतीयों का कब्जा है। रविंद्र जडेजा शीर्ष पर और आर अश्विन दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। शाकिब अल हसन तीसरे और बेन स्टोक्स चौथे नंबर पर हैं। मिचेल स्टॉक 5वें, जेसन होल्डर 6ठे, पैट कमिंस 7वें, कालिन डी ग्रेडहोम 8वें, काइल मेयर्स 9वें और काइल जेमिसन 10वें स्थान पर हैं। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। और उधर भारत के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और T20 विश्व कप में जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट लिए थे। और खासतौर पर उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन था वो काफी बढ़िया था, और उन्होंने सलामी जोड़ी को पहले 6 ओवर में ही आउट कर दिया था। अर्शदीप के लिए एक बहुत ही खुशी वाली खबर है। उनके चाहने वालों के लिए, उनके परिवार सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और हम दुआ करेंगे कि ये पुरस्कार जो अभी नामित किया गया उसमें वो उनको और इंस्पिरेशन मिले और उससे आगे बढ़ के वो और अच्छा प्रदर्शन करे वो देश के लिए। जी बिल्कुल। और महिलाओं में दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर और बाएं हाथ की विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया की भारतीय जोड़ी को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।
और श्रोताओं, वर्ष 2022 में खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर जारी विशेष श्रृंखला में आज बारी है वेट लिफ्टिंग की। मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप में अपना दूसरा पदक जीतकर वर्ष 2022 में भारतीय भारोत्तोलन में अपना दबदबा बरकरार रखा, जबकि अन्य खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी चमक बिखेरी। मणिपुर की रहने वाली मीराबाई ने राष्ट्रमंडल खेलों में 49 किलोग्राम में पहला स्थान हासिल करके भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उनका तीसरा और लगातार दूसरा स्वर्ण पदक था। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर साल का शानदार अंत किया। इससे पहले उन्होंने 2017 में इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय वेटलिफ्टर्स ने इस वर्ष जुलाई अगस्त में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी चमक बिखेरी और कुछ रिकॉर्ड भी बनाए। जेरेमी लालरिनुंगा ने 300 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। अंचिता श्यूली ने भी 313 किलोग्राम के प्रयास से इन खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर्स ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण, इतने ही रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। मीराबाई 49 किलोग्राम, जेरेमी 73 किलोग्राम और अंचिता 77 किलोग्राम ने जहां स्वर्ण पदक जीते, वहीं संकेत सागर 55 किलोग्राम, विकास ठाकुर 96 किलोग्राम, एस बिंदरानी 55 किलोग्राम ने रजत पदक, जबकि पी गुरुराजा 61 किलोग्राम, लवप्रीत सिंह 109 किलोग्राम, गुरदीप सिंह 109 किलोग्राम से अधिक और हरजिंदर कौर 71 किलोग्राम ने कांस्य पदक जीते। भारत राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन स्पर्धा की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था, लेकिन मीराबाई को छोड़कर कोई भी अन्य खिलाड़ी इस लय को आगे बरकरार नहीं रख सका। इनमें से अधिकतर ने एशियाई और विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया। वर्ष 2022 में भारत को हर्षदा गरुड़ के रूप में खेल में अपना पहला जूनियर विश्व चैंपियन मिला। इस 19 वर्षीय खिलाड़ी ने वो कारनामा कर दिखाया जो मीराबाई भी अपने जूनियर करियर के दौरान नहीं कर पाई। उन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हर्षदा ने इसके बाद एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी बिल्कुल। और मीराबाई चानू, अगर भारतीय वेटलिफ्टिंग की बात करें तो मीराबाई चानू ही सामने नजर आती हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पर तो मीराबाई चानू ने अपना जलवा बिखेरा है और ओलंपिक में उन्होंने जो चमक बिखेरी पदक की, उसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा। ये एक बहुत क्रेडिटेबल बात है, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी स्पर्धा में। और एक तरफ वो सीनियर खिलाड़ी है, दूसरी तरफ कुछ जूनियर खिलाड़ी। जेरेमी लालरिनुंगा, मुझे याद है कि जब वो सर्किट पे आए थे और इंटरनेशनल बैडमिंटन में उन्होंने इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, तो भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें आई थी। उन्होंने मेडल भी हासिल किए, लेकिन हर्षदा गरुड़, जिनका अभी जिक्र हुआ रिपोर्ट में, भविष्य की ऐसे ही खिलाड़ी उम्मीद है। और हम उम्मीद ये करेंगे कि एक सिस्टम जो है वेटलिफ्टिंग का वो और स्ट्रांग हो। और यहाँ पे एक अच्छी खबर, शायद एक संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि 2000 लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स जो होने हैं, वहां पर वेटलिफ्टिंग को पहले आई थी खबर कि उनको बाहर किया जा रहा है, लेकिन अब कुछ कोशिशें हो रही हैं कि शायद वेटलिफ्टिंग ओलंपिक्स में 28 में भी रहेगा। जी बिल्कुल। और वैसे तो फिलहाल शामिल नहीं किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है उसने ऐसे कुछ उनकी तरफ से कुछ कोशिश जारी है, और शायद जैसे कि आपने बताया कि संभावना बढ़ गई है उनके शामिल होने की। और अगर हम बात करें शतरंज की, तो कजाकिस्तान के अलमाटी में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कल दूसरे दिन भारत की बी सविता श्री ने महिला वर्ग में 4 मुकाबले जीतकर कुल 6.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। जब पहले दौर का समाप्त हुआ था तो उन्होंने 2.5 अंक लिए थे, और अगले दूसरे दौर में उन्होंने 4 मुकाबले जीते, 4 अंक प्राप्त किए, 6.5 अंकों के साथ वो संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई हैं। और भारत की शीर्ष खिलाड़ी और 7वीं वरीयता प्राप्त नीरू हम्पी को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। अगले 3 राउंड में उन्होंने 2.5 अंक हासिल किए और हम्पी अब कुल 6 अंक हासिल कर चुकी हैं। और ओपन वर्ग की बात करें तो युवा खिलाड़ी जीएम अर्जुन एरगियासी के लिए आज का दिन जो है मिला जुला रहा, और पहले दिन की 4 जीत के बाद उनको 2 जीत और 2 गेम में हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों के पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था स्पोर्ट्स कमेंटेटर शिवेंद्र चतुर्वेदी को। शिवेंद्र, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हिमांशु। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।